तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और हमने अभी इसमें एरर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स डिस्कस किया है। अब एंटायरली डिफरेंट डिस्कशन बिगिन हो रहा है। यानी सपोज अगर आपकी आज पहली क्लास है तो भी आप इन चीज़ों को पूरी तरह इजीली समझ पाएंगे जब हम पढ़ाने जाने वाले हैं, और वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आर्टिकल नंबर 2.8 है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में। ये बिल्कुल ही पूरी तरह अनरिलेटेड है। अगर आपकी आज की पहली क्लास भी है तो आपको 100% समझ में आएगा। अगर थोड़ा बहुत भी कम समझ में आए तो उसी समय आप बोलें। तो हेडिंग दे दीजिए डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Dimensions of physical quantities. Actually, velocity का formula है displacement upon time. इसको displacement को हम लोग length, displacement is a length basically. Displacement को लिख सकते हैं length. Yes, sir. ऐसा लिखा जाता है L1 T minus 1. ये T नीचे से ऊपर चला गया ना, तो वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम के टर्म्स में इस तरह लिखा जाता है। इसको बल्कि वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हैं m0 L1 T minus 1। एक ये बेसिकली वेलोसिटी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल के पावर्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लिख दीजिए डिराइव्ड क्वांटिटी derived from fundamental quantities, derived quantity derived from fundamental quantities can be expressed in terms of fundamental quantities. सर एक बार रिपीट कर देंगे। ये लाइन कोई भी मीनिंग की नहीं है, इसकी डेफिनेशन मुझे लिखवानी भी नहीं चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ कि derived quantity can be expressed in terms of fundamental quantities. A derived quantity can be derived from fundamental quantities and can be expressed as various powers of fundamental quantities. A derived quantity can be expressed as various powers of fundamental quantities. आपके सामने ये एग्जांपल है, लेंथ, टाइम और मास अलग से लिख सकते हैं। Usually mass, length and time are taken as fundamental quantities. मास, लेंथ और टाइम वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, पर फिलहाल हम मास, लेंथ, टाइम को ही बस फंडामेंटल का दर्जा देके हमारा काम चल जाएगा। मास, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। 11th में जो शुरू का पोर्शन हम पढ़ते हैं इसको बोलते हैं मैकेनिक्स, और यहाँ मास, लेंथ, टाइम काफी है। तो हम किसी भी दूसरी क्वांटिटी को मास और लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हमने वेलोसिटी को मास और लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। मास का पावर है 0, लेंथ का पावर है 1 और टाइम का पावर है -1। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, सो डायमेंशनली डिस्प्लेसमेंट L होगा, टाइम T होगा। सो वेलोसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी ये सारी बातें दोबारा पढ़ेंगे। ये जो पावर्स है ना, ये पावर्स, इन पावर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, सॉरी इन पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं। तो अब मैं वो डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में लिखी है। अब आप हेडिंग दे सकते हैं डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस, जो स्कूल एग्जाम में आपके काम आएगा। जितना भी ये इनिशियल पार्ट है ये एग्जाम नीट के लिए तो यूजलेस है, पर स्कूल एग्जाम के लिए काम आ सकता है। तो जो एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर्स पे लिखा है वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। हाँ, इस पे आप 1 स्टार दे दें। 1 स्टार मतलब स्कूल एग्जाम के लिए। देखिए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, यही पावर्स
dimensions of a physical quantity are the powers ब्रैकेट में और the exponents, इन्हीं powers को हम exponents भी कहते हैं, to which the base quantities are raised, to which the base quantities, base के ब्रैकेट में लिख सकते हैं FQ, fundamental quantity are the powers to which the base quantities are raised to represent that quantity. मैंने डायमेंशंस की आपको डेफिनेशन लिखवा दी, हालांकि स्कूल एग्जाम में भी कभी कोई आपसे पूछेगा नहीं कि डायमेंशंस का क्या डेफिनेशन। फिर भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि डायमेंशंस का कीवर्ड बताओ, आप इस डेफिनेशन को पढ़िए और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग रही है डायमेंशन के बारे में उसको अंडरलाइन करिए और पहले मुझे बताइए कि इस डेफिनेशन का कीवर्ड क्या है। That is so wonderful. Yes. अब आप सब शॉर्ट नोट्स में अगर आपको लिखना होगा, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्ट नोट्स में कोई भी थ्योरी की बात लिखें, पर अगर आप उस पूरी डेफिनेशन को रिकैप करना चाहते हैं तो बस इसको नीचे लिख दीजिए डायमेंशंस मतलब पावर्स। अब आप इसको डेफिनेशन को पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, और क्योंकि ये थ्योरी की जानकारी है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए हाँ इस जानकारी की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, पर इस पे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। शुरू में 1-2 बार ये डेफिनेशन काम की है, उसके बाद ये डेफिनेशन काम की नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स की कॉपी में तो आप ये नहीं लिखोगे, इसी पूरे कंप्लीट नोट्स की कॉपी में ही आप लिख सकते हो कि डायमेंशंस मींस पावर्स। अब वो किसका पावर और ये सब बातें तो आप साइड में अपने आप ऐड कर ही लोगे। ये जो पावर्स हैं इन्हें डायमेंशंस कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पूरी डेफिनेशन का कीवर्ड खुद ही ढूंढ लिया। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। इसलिए हम कहना चाहेंगे डायमेंशंस, the dimensions of velocity in MLT are respectively 0, 1 and -1। m का पावर था 0, l का पावर था 1 और t का पावर था -1। तो कहने के लिए इस टाइप की बातें लिखी जा सकती हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ इसने कुछ और भी डायमेंशंस दे दिए हैं वाले, कह रहा है डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो यार एक प्रकार से ना, अब वॉल्यूम का अगर मैं आपसे तो पहले तो ये बात समझो कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस लिखने के लिए आपके पास उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। लाइन लिखो, ये फिर भी एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड लाइन है, हालांकि हम इसके भी ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, पर लिख दीजिए टू राइट, to be able to write, to be able to find the dimensions of a PQ, PQ मतलब physical quantity, to be able to find the dimensions of a physical quantity, we must first think of a formula. We must first think of a formula involving this quantity. कोई भी ऐसा फॉर्मूला सोच लीजिए जिसमें ये क्वांटिटी आती हो। बस इस क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला सोच लीजिए। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये लाइन काम की है, इस पे भी आप 1 स्टार दे सकते हैं, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी है। पर हम डायरेक्ट जो एप्लीकेशन जो क्वेश्चन आते हैं केवल उन्हीं पर 4-5 स्टार लगाएंगे, इसे भी हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। चलो ये ले लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हो, आप 4/3πr³ भी ले सकते हो, जो भी आपको आता हो। फिलहाल मैं इसी से बात करता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो कि लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ भी
एक लेंथ ही है। आप जब बोलते हैं कि ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है तो इसको भी मीटरों में बात करते हैं ना। बस इतना सा लिख दीजिए फिलहाल कि ब्रेड्थ एंड हाइट आर आल्सो एसेंशियली लेंथ्स। ब्रेड्थ भी कोई ना कोई लेंथ है और हाइट भी कोई ना कोई लेंथ है। हम बताते तो लेंथ को भी मीटर में है, ब्रेड्थ को भी मीटर में है और हाइट को भी मीटर में है, इसलिए ब्रेड्थ भी एक प्रकार की लेंथ है। हाँ, उसका अपना मीनिंग है जो लेंथ से अलग है, हाइट का मीनिंग है जो लेंथ से अलग है, पर डायमेंशंस के चैप्टर में इन ज्यादा बारीकियों को ध्यान हम देते नहीं। इसेंशियली हमारे लिए लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है। तो जो वॉल्यूम हो गया ना, दैट इज एक्चुअली लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। सो दिस इज एक्चुअली L cube. So it is N0 L cube T0. वॉल्यूम के ये डायमेंशंस, वॉल्यूम के ये डायमेंशंस हैं। बस ऐसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के MLT के पावर्स निकाल सकते हो, और जो MLT फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स हैं, उन पावर्स को थोड़ा स्टाइलिश नाम देना था तो उनको बोल दिया डायमेंशंस। खाली पावर्स भी बोल सकते थे, पर पावर तो नाम फिजिक्स में और भी एक अलग चीज के लिए यूज किया जाता है, वर्क एनर्जी पावर, तो इसने इसको पावर ना बोल के डायमेंशन बोल दिया कि लेंथ का डायमेंशन यहाँ 3 है, लेंथ का पावर 3 है। ऐसा बोलने के बजाय बोल दिया वॉल्यूम में लेंथ का पावर यानी लेंथ का डायमेंशन 3 आता है, बस दैट्स इट। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा लिख लीजिए कि वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम। वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसलिए मास और टाइम नहीं आते। वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम, मास एंड टाइम। अब एक वार्निंग लिख दीजिए कि आप वेलोसिटी और वॉल्यूम को जरा ध्यान से लिखा करेंगे। वेलोसिटी भी तो कुछ कुछ ऐसे ही था, वो VEL था, वो VEL था, तो वार्निंग लिख दीजिए। ये थोड़ी ज्यादा काम की चीज है कि आपने ऊपर वेलोसिटी लिखा है पर नीचे आप उसे कब वॉल्यूम पढ़ लेंगे आपको कोई पता थोड़ी ना लगेगा। तो ये भी रूल बना दीजिए कि V will be written, velocity will be written by small letter and volume will be written by capital letter। इस पे जरूर आप मार्क्स का दे सकते हैं। वेलोसिटी में स्मॉल केस लेटर, स्मॉल केस V लिखा जाएगा और वॉल्यूम में कैपिटल V लिखा जाएगा। हाँ, ये 5 स्टार वाली बात है। है ना? इसके बाद इसने फोर्स के डायमेंशंस दिए, अभी मैं आऊंगा उस पर। अब एक बात ये ध्यान दीजिए कि ये जो चैप्टर है ना हमारा डायमेंशंस का, यहाँ पर हम लोग जैसे लेंथ की वैल्यू बोलते हैं 5 सेंटीमीटर या ब्रेड्थ की बोलते हैं 2 सेंटीमीटर और हाइट की बोलते हैं 3 सेंटीमीटर। तो इस चैप्टर में हम लोग डायमेंशंस के चैप्टर में, अब जैसे यूजुअली बचपन से आपकी क्या आदत है, आपका ज्यादा ध्यान 5 और 2 और 3 पे जाता है, आपका Yes, ध्यान sir. जाता ही यस नहीं। सर। इस चैप्टर को पढ़ाया ही इसलिए जा रहा है कि आपका सारा ध्यान यूनिट पे ज्यादा है। इस चैप्टर में हम लोग ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको इग्नोर करेंगे। ये 3 सेंटीमीटर है कि 2 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है, हमें मतलब नहीं है। ये सेंटीमीटर है, ये भी कुछ सेंटीमीटर है और ये भी कुछ सेंटीमीटर। ऐसा लिख दीजिए, इन दिस चैप्टर ऑफ dimensional analysis we focus only on units and not on the magnitude. We focus only on the units and not on the magnitude. अभी तक तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को तवज्जो देते आए हैं। डेफिनेटली यूनिट्स का ध्यान थोड़ा सा निगलेक्टेड है हमारे पार्ट पे, और यदि ये बात हमने सीख ली, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर आपको नहीं आता तो चिंता नहीं है, एरर एनालिसिस आपको नहीं आता तो चिंता नहीं है, पर यूनिट वाली बात पे अगर आपने ध्यान दे लिया ना, तो आप पूरे 45 के 45 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चन जो पेपर आते हैं उसमें उसमें से करीब 40 क्वेश्चंस में आप ये यूनिट्स पर जो आपकी शार्पनेस अभी बढ़ेगी, उसका हर क्वेश्चन में आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए ये चैप्टर ज्यादा पावरफुल है।
इस पर भी खूब ध्यान देना चाहिए यूनिट पे। यहाँ इसमें लिखा है कि इससे लिख दीजिए कि इन दिस चैप्टर मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसर्न। मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड। मैग्नीट्यूड को हम पूरी तरह इग्नोर ही करते थे। मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड। मैं एनसीईआरटी की लाइनें ही कर रहा हूँ ताकि स्कूल टीचर और मुझ में कहीं तो सिमिलैरिटी आए। फिर ये कहता है इट इज द क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट एंटर्स। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो ब्रेड्थ भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है, तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है ना दोनों में। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ है, टाइप तो लेंथ ही है ना उसका। ये बात है। यस सर। इसीलिए वो कह रहा है चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, स्पीड हो, चाहे इक्विवेलेंट हो, तो सब सेम है। वो मैं कहीं आगे लिखवा दूंगा, यहाँ नहीं लिखवा रहा। जितनी भी वेलोसिटीज हैं, जितनी भी वेलोसिटीज हैं, दे विल ऑल हैव द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ये लिख दीजिए। चलिए, फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन से मतलब हमारा यूनिट्स का होता है। फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ डायमेंशंस, all velocities are equivalent. All velocities are equivalent. मतलब लिख सकते हैं आप इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ये हम इस चैप्टर में हमारा ध्यान, जब हम कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं तो हम लेंथ अगर बोलते हैं 5 सेंटीमीटर, तो आज तक तो हमने ये सीखा है कि 5 पे ध्यान देना है और सेंटीमीटर को मन में रखना है। आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यूनिट को भी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे और वहीं आप में डिफरेंस आएगा। यूनिट्स को भी अगर आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी तो फिर आपका एक ना एक सिली मिस्टेक पेपर, फाइनल पेपर में जरूर बचेगी। और वो तो बात की बात है, एक ना एक क्वेश्चन बचे या ना बचे, आप हर क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ एडिशनल इनपुट्स डायमेंशन के लिहाज से दे पाएंगे क्वेश्चन के बाद, तो यू विल एंजॉय दिस चैप्टर नाउ इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज गॉट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन ऑल द चैप्टर्स टू कम। तो डायमेंशंस वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर एनालिसिस नहीं आता, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता, राउंडिंग ऑफ नहीं आता, पैरेलैक्स नहीं आता, तो कोई चिंता नहीं, इसको ध्यान दीजिए। बिल्कुल ही अलग डिस्कशन है और मस्त डिस्कशन, बहुत पावरफुल डिस्कशन। तो नाम के लिए मैं अभी एक अनइम्पॉर्टेंट चीज और पढ़ा रहा हूँ, हेडिंग दे दीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला। ये आर्टिकल 2.9 में इसने लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला m0 L1 T-1 है ना, बस इसी को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। और इस डायमेंशनल फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिखा जाता है। सर वो m है कि n? m0 mlt होता है ना, तो वो m का पावर है 0, L1 T-1। तो मास को अपर केस में या फिर लोअर केस में डिनोट करें? नहीं, वो सब अपर केस में लिखते हैं। यहाँ सारे लेटर्स अपर केस में ही लिखते हैं अपन। और वेलोसिटी लोअर केस में ना? हाँ, वेलोसिटी लोअर केस में नहीं, हाँ ये लोअर केस में, ये था LHS ऐसा है। डायमेंशंस जो होता है ना उसमें MLT पावर कैपिटल आता है सारा। मास का सिंबल कैपिटल M है, लेंथ का सिंबल कैपिटल L है और टाइम का सिंबल कैपिटल T है। हाँ, वेलोसिटी का सिंबल स्मॉल v है। इस चैप्टर में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का उपयोग किया करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यही सिग्निफाई करते हैं कि हमने मैग्नीट्यूड जो कुछ भी था उसे इग्नोर कर दिया है, ऐसा लिख दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स दैट
magnitude has been ignored. Magnitude has been ignored. फिर से लिख सकते हैं square brackets indicate that we are considering only units. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यही सिग्निफिकेंस है कि आप अगर 3 सेंटीमीटर था तो उसके 3 पर ध्यान हटा चुके हैं, सिर्फ सेंटीमीटर वाली बात पर आप ध्यान दे रहे हैं, उसके यूनिट्स पर ध्यान दे रहे हैं। फिर हेडिंग दे दीजिए डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, ये था डायमेंशनल फॉर्मूला जो समय बोर्ड पे लिखा है। फिर आगे लिख दीजिए एनी इक्वेशन हैज एन LHS एंड RHS एंड इक्वल टू साइन इन बिटवीन। किसी भी इक्वेशन में LHS होता है, RHS होता है, LHS होता है, RHS होता है और एक इक्वालिटी का साइन होता है बीच में, एंड एन इक्वालिटी साइन इन बिटवीन। है ना? सर ऐसी डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स में लिखनी है क्या? किसी भी any equation has an LHS and RHS and an equality sign in between. तो इस फॉर्मूले को जब ऐसा लिख देंगे ना, ऐसा, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। सर मैं पूछ रहा था कि ये डेफिनेशंस नहीं लिखनी चाहिए ना अपने शॉर्ट नोट्स में? फिर से बोलना बेटा। ये डेफिनेशंस नहीं लिखनी चाहिए ना शॉर्ट नोट्स में? शॉर्ट नोट्स में कुछ भी काम का नहीं है। पूरा मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है जो शॉर्ट नोट्स के लायक हो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, ये चीज स्कूल वाले भी नहीं पूछेंगे आपसे कभी। खाली ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये पूरा जो है ये डायमेंशनल इक्वेशन, और इसमें से कुछ भी शॉर्ट नोट्स के लायक नहीं है। एक दो बार पढ़ लो, टर्मिनोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ना अभी हमने पहले पढ़ा है डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब पावर्स, फिर पढ़ा है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये m0l1t-1 इसको डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वो 3 है कि 5 है, खाली यूनिट पे ध्यान दे रहे हैं। और डायमेंशनल इक्वेशन मतलब बस LHS भी है RHS भी है, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये डायमेंशनल इक्वेशन। अभी तक मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। नई टर्मिनोलॉजी है, नई भाषा है, नई भाषा है। एक तो डायमेंशंस और एक डायमेंशनल फार्मूला और एक डायमेंशनल इक्वेशन, पर इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी जो एप्लीकेशन आएगी ना, बस यही है। अब हम सीधे मालूम क्या करेंगे, जाएंगे अपेंडिक्स 9 पर। अगर आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई है तो आप अपेंडिक्स 9 पे जाइए और वहां हम एक एक क्वांटिटी को पढ़ लेते हैं। अपेंडिक्स 9 में इसने बहुत सारी क्वांटिटीज की लिस्ट बनाई है। ये अपेंडिक्स A9 मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर 218 है। खुल गया? यस सर। इसमें जितने सारे दिए हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। इनमें से कुछ चीजें 12th में पढ़ाई जाएंगी, तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जो 11th में इंपॉर्टेंट है, मैं मेनली वही चीजें आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, आप में अगर दम है तो अपेंडिक्स A9 शायद पूरा आपको कर लेना चाहिए। लिख दीजिए अलग से कॉपी में कि अपेंडिक्स A9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी मैं पढ़ाऊंगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, और एक आध कोई हो सकता है मैं आपको इसमें से कटवा दूं। एक दो चीजें शायद मैं कटवा सकता हूँ, अदरवाइज पूरा का पूरा इसमें सारी एंट्रीज इंपॉर्टेंट।
तो मैं इसी ऑर्डर में चल रहा हूँ जिस ऑर्डर में इन्होंने पढ़ाया है। सीरियल नंबर पढ़ा है, फिर फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिया है, फिर उसका एक फॉर्मूला लिया है बेसिकली, फिर उसके डायमेंशंस लिखे हैं और फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, क्या चाहिए आपको, आप पहले लिख दीजिए, उसमें हेडिंग दे दीजिए पहले, लिस्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ सम कॉमनली अकरिंग, लिस्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ सम commonly occurring PQ physical quantities. List of dimensions of some commonly occurring physical quantities. Okay. Yes, Yes. sir. और पहले ही लिख दीजिए, एक बात लिख दीजिए कि first we must think of a formula involving this physical quantity. आपको पहले एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में सोचना होगा जिसमें ये फिजिकल क्वांटिटी आती है, बस कहीं भी आनी चाहिए ये फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूले में कहीं भी आए, चाहे LHS में आए चाहे RHS में आए, फॉर्मूले में फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए। फॉर्मूले में ये फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए, चाहे LHS में आए चाहे RHS में आए। फिर अननोन जो होता है उसको तो हम LHS पे ले ही आते हैं, ये भी आप एक लिख सकते हैं, इफ द क्वांटिटी इन विच वी आर इंटरेस्टेड इज नॉट ऑन द LHS, जिस क्वांटिटी में हम इंटरेस्टेड हैं अगर वो LHS में नहीं है तो विल ब्रिंग इट इन LHS। आपको जिस क्वांटिटी के डायमेंशंस चाहिए आप पहले उसके बारे में एक फॉर्मूला सोचिए और जो अननोन है उसको LHS में लाइए। ये लाइन जरूर मैंने काम की बताई है। तो नंबर 1 लिखिए एरिया। मैं इसी ऑर्डर में चल रहा हूँ जिस ऑर्डर में इस अपेंडिक्स A9 में दिए गए हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला तो आप ले लीजिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ और फिर बस बोल दीजिए लेंथ है ऑल्सो ब्रेड्थ इज अ लेंथ। लेंथ तो भैया लेंथ है ही, और इवन ब्रेड्थ भी जो है वो भी लेंथ है। लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ भी लेंथ है। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ इनटू लेंथ, इसलिए एरिया हो गया L स्क्वायर। और पूरी इक्वेशंस लिखनी है आपको, तो N0 L3 E0। ये जरूरी नहीं है कि इस रूप में आप उसे लिखें, फिलहाल हम खाली एरिया को L स्क्वायर लिखने में ही इंटरेस्टेड है। अब तो बस ये सीखो, ये बोल लो कि ब्रेड्थ इज आल्सो अ लेंथ। लेंथ तो लेंथ है ही, पर ब्रेड्थ भी लेंथ है। लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ है ना, इट्स अ टाइप ऑफ अ लेंथ। ब्रेड्थ इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। ब्रेड्थ इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। और कोई भी और फॉर्मूला एरिया का आपको आता हो ना, उससे भी हम काम चला सकते हैं। जैसे आपको एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, चलो ये लिख लेते हैं। आप ऐसा भी लिख दो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो उसमें एक अच्छी चीज हम ये बोल रहे हैं कि पाई जो है एक प्योर नंबर है और इसकी कोई यूनिट नहीं है, और ऐसी चीजों को हम ड्रॉप कर देते हैं। लिख दीजिए पाई इज अ यूनिटलेस नंबर। पाई एक नंबर है और वो उसकी कोई यूनिट नहीं है, सो इन डिटरमिनिंग डायमेंशंस पाई शुड बी ड्रॉप्ड। सर ऐसी अगर 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो 4 को भी ड्रॉप कर देंगे ना? हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर भी होगा तो 4 पाई भी ड्रॉप कर देंगे। अलग से लिख दीजिए 4 स्टार लगा के
कि प्योर नंबर्स हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। प्योर नंबर कहीं आएंगे, उनकी कोई यूनिट नहीं होगी और उनके कोई डायमेंशन नहीं होंगे। ये लाइन एक बढ़िया काम की है, इस पे हमने स्टार दिया है। एरिया के डायमेंशंस पे हमने थोड़ी ना कोई स्टार दिया। अब कोई सा भी एरिया हो, सरफेस एरिया हो, कोई सा भी एरिया हो, उसमें लेंथ के दो डायमेंशन आएंगे। आप कभी कभी 2 पाई आर एच कहते हैं, उसमें आर भी एक प्रकार की लेंथ है और एच भी एक प्रकार की लेंथ है। अब एक चीज पक्की है, बड़ी बहुत शानदार बात है कि फॉर्मूले में आप अगर कंफ्यूज होते भी हो एरिया के और वॉल्यूम में, तो आज से नहीं होगे। अगर आप कह रहे हो 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसमें तो आर का क्यूब आ रहा है ना, लेंथ का क्यूब आ रहा है, और लेंथ का क्यूब तो वॉल्यूम में आता है। 2 पाई आर एच में या पाई आर स्क्वायर एच में आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो छोड़ दो, आर स्क्वायर में लेंथ का 2 डायमेंशन हो गया और एच भी एक लेंथ है, तो टोटल लेंथ के 3 डायमेंशन हो गए। और अगर लेंथ के 3 डायमेंशन हो गए तो जरूर एक फॉर्मूला वॉल्यूम का है। आप ये थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते हो कभी कभी वॉल्यूम में और एरिया में? होते हैं सर। आज के बाद नहीं होगे, आज के बाद नहीं होगे, ऐसा लिख दो। any area will have two terms, two quantities which have dimensions of L. वही है आपके सामने, जैसे 2 पाई आर एच, या आपके दिमाग में कोई भी और फॉर्मूला आ रहा हो एरिया का, तो आप मेरे से अभी पूछ लीजिएगा सर ये क्या है। 2 पाई आर एच, इसमें आर भी एक लेंथ है, हाइट भी एक लेंथ है, और 2 और पाई की कोई यूनिट नहीं है, वो लेंथ नहीं है। तो 2 को भी ड्रॉप करो, पाई को भी ड्रॉप करो। जैसे एरर्स में भी हम जो कांस्टेंट्स थे उनको ड्रॉप करते थे ना, क्योंकि प्योर नंबर में तो कोई एरर होती नहीं है। प्योर नंबर में कोई एरर होती नहीं है, तो कांस्टेंट्स को हम ड्रॉप करते थे। ऐसे ही आज 2 पाई आर एच में यार, ये डायमेंशनली इट इज सम एरिया, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये किसके एरिया का फॉर्मूला है ये हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पर 2 पाई आर एच इज डेफिनेटली सम एरिया। फिर इसके बाद इसमें लिखा है वॉल्यूम, हम भी लिख देते हैं वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब ये स्फीयर का है कि सिलेंडर का है, ये सब तो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें हम बोल देते हैं आर हैज अ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, आर इन रेडियस, वो एक प्रकार की लेंथ होती है, और हाइट इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो डायमेंशनली इसको तो आप ड्रॉप कर दो, ये एल स्क्वायर हो गया और हाइट L1 हो गई, तो वॉल्यूम L क्यूब हो गया। बस काफी है इतना, हम इस पे भी कहीं स्टार नहीं लगा रहे हैं, पर कहीं भी सिली मिस्टेक देने से आप बच जाओगे। अगर क्वेश्चन कोई भी कहता है फला, कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स चैप्टर में कहता है वॉल्यूम निकालो, तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप देख लो किसके डायमेंशंस L क्यूब के आ रहे हैं। हो सकता है ऐसे 1 या 2 ही ऑप्शन हो, ये मत कहना कि चारों ऑप्शन L क्यूब के हो गए तो क्या करोगे, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हम उस चैप्टर की थियोरी से करेंगे। ये बहुत पावरफुल चैप्टर है, उस चैप्टर की जिसका भी सवाल है उसकी थियोरी अगर आपको बिल्कुल भी ना आती हो, तो भी उस ऑप्शन के बारे में कौन सा ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल है, इसके बारे में हम काफी बार कुछ तो कह ही सकते हैं। एनी वॉल्यूम विल हैव डायमेंशंस ऑफ L टू द पावर 3। 4/3 पाई आर क्यूब में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें 4/3 पाई तो हटा दो। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी भी फॉर्मूले में ये परेशान नहीं होऊंगा कि ये एरिया का फॉर्मूला है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला। लिख दीजिए उस पर 2 स्टार लगा के, carefully observe the dimensions of all the formulae of area and volume। एरिया और वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले आपको आते हैं या जितने आपके रास्ते में आते जाएंगे, आप उनमें एक बार डायमेंशन को जरूर देखिएगा। वॉल्यूम में
The 2 pi RH cannot be a volume. 4/3 pi r cube या pi r square h cannot be an area. pi r square h में लेंथ का डायमेंशन 3 बार आ रहा है, r में 2 बार आ रहा है और h में 1 बार आ रहा है. टोटल लेंथ का डायमेंशन 3 बार आ रहा है. रेडियस भी एक प्रकार की लेंथ है और हाइट भी एक प्रकार की लेंथ है. समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ से मजेदार चैप्टर Yes, शुरू हो sir. गया, थोड़ा आसान चैप्टर शुरू हो गया. नंबर 3 लिखिए मास डेंसिटी. हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हम 3 स्टार देंगे. मास डेंसिटी से मेरा मतलब है वही जिसे हम नॉर्मली डेंसिटी कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास का डायमेंशन ये है और वॉल्यूम का ये है, तो डेंसिटी का डायमेंशन है m1 l - 3 d0. डेंसिटी के डायमेंशन पे हमने 3 स्टार दे दिए हैं. बेसिकली आप ये याद ना करो, आप बस इसमें कंफ्यूज मत हो. फॉर्मूला अच्छे से याद है. ये पूरे डायमेंशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी एक आध कोई मैं डायमेंशन बोलूंगा वो आप याद कीजिएगा, अदरवाइज आपको डायमेंशन याद करने की कोई जरूरत नहीं. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो आप लिख भी सकते हैं कि डू नॉट लर्न दिस लिस्ट. इस लिस्ट को रटना नहीं है. हाँ, डिराइव करके हर बार आप निकालते हो तो फिर अच्छी बात है, इसे रटना नहीं है. फॉर्मूले जो है बेसिक फॉर्मूले वो याद करने हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसमें आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना आए, वो आपको रटना पड़ेगा. ऐसे ही चौथा है फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी आपने पता नहीं पहले कहीं कहाँ पढ़ा होगा. Sir, Yes, sir, पढ़ा है. chemistry. हाँ, फिजिक्स में भी पढ़ा था. तो फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता दीजिए. 1 by time period. 1 per time period. That's right. Frequency is 1 by t. So dimension of frequency is t inverse. Frequency की dimension है t inverse. कोई भी ऐसा फॉर्मूला चाहिए, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें फ्रीक्वेंसी LHS में आती हो या RHS में आती हो, फॉर्मूला चाहिए हमें. उसकी डेफिनेशन भी नहीं चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए. फिर अननोन को हम LHS में ले आएंगे और हमें ये सारे फॉर्मूले बेसिकली ठीक है, जो भी आपको फॉर्मूला आता हो बस ठीक है, वही काफी है. इसके बाद इसने लिखा है, पहले आप स्पीड लिख लो. मैं काम करता हूँ, इनकी यूनिट्स भी लिखवाता चलता हूँ आपको. एरिया जो आपने लिखा था उसके यूनिट आप लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा मीटर स्क्वायर. इन्होंने तो यूनिट्स नहीं लिखी हैं, अपन यूनिट्स भी लिख लेते हैं. इन्होंने खाली डायमेंशंस लिखे हैं. इसकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब कॉमा मीटर क्यूब. वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब कॉमा मीटर क्यूब. डेंसिटी की यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी. मास अपन वॉल्यूम है ना, तो डेंसिटी की सीजीएस यूनिट है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब और एसआई यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब. डेंसिटी की यूनिट जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए. मास अपॉन वॉल्यूम पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब. और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकंड यानी सेकंड इनवर्स. फ्रीक्वेंसी की यूनिट है 1/टाइम यानी 1/सेकंड, तो सेकंड इनवर्स यानी उसको उसका एक नाम और हर्ट्ज भी होता है. फ्रीक्वेंसी है 1/सेकंड और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, सेकंड इनवर्स बोलते हैं इसको. मैंने इनवर्स अगर बोला है और बाय चांस आपको या तो सुनाई नहीं आया या आपको इसके बारे में नहीं पता, तो वहीं पूछ लीजिए कि सर ये क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कुछ भी. आप अगर मैं बोलता हूँ फुल स्टॉप लगाइए और आप कहते हैं सर फुल स्टॉप की स्पेलिंग बता दीजिए, तो मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा, मैं बता दूंगा उसको कैसे लगाते. ठीक है. और इसका एक और नाम है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट. इसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से HZ लिखते हैं, हर्ट्ज. फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्पीड. स्पीड
So distance time, upon time. हाँ ये L1 T1 है, इसके डायमेंशन है L1 T माइनस का और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड या इवन किलोमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर भी इसकी यूनिट है। स्पीड और वेलोसिटी आपने पढ़ा तो है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अलग से अगले चैप्टर में खैर हमें पढ़ना ही है, अगले चैप्टर में पढ़ना ही है, इसलिए अभी नहीं भी बात करेंगे तो चलेगा। हाँ स्पीड की यूनिट वो आप माइल्स पर सेकंड वाली या माइल्स पर आवर वाली वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रिटिश सिस्टम में जाएंगे, ब्रिटिश गाड़ियों की आप बात करेंगे, ग्रैंड प्री की बात करेंगे तो आपको स्पीड माइल्स पर आवर में बताई जाएगी। किलोमीटर में और माइल्स में क्या रिलेशन होता है वो मैं बताने में इंटरेस्टेड नहीं। जनरल नॉलेज के हिसाब से तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि कई बार जो क्रिकेट में बॉलर बॉल फेंकता है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अलावा माइल्स पर आवर में भी बताई जाती है ना। हाँ सर। माइल्स में और किलोमीटर में किसी को रिलेशन पता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी में केवल ऐसा ही सिस्टम के न्यूमेरिकल आते हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि आप जिंदगी भर माइल्स में बातें सुनते तो रहेंगे। सर माइल बड़ी यूनिट है ना, इतना पता। हाँ माइल बड़ी यूनिट है, बस इतना लिख दीजिए 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर और लिख दीजिए नॉट इम्पॉर्टेंट। 1 माइल जो है वो करीब करीब 1.6 किलोमीटर। माइल्स पर आवर में आप गाड़ियों में स्पीड देखते हैं अक्सर, अगर कोई फॉरेन का शो देख रहे हैं आप, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में बात नहीं करते, माइल्स पर आवर में बात करते हैं। और हमें केवल अपना इंटरेस्ट अपने पेपर में, और हमारा पेपर फॉरेन से बन के नहीं आता, यूके से बन के नहीं आता, यूएस से बन के नहीं आता। माइल्स पर आवर में आपसे कोई बात नहीं करता, KMPH पे ही रही है बस, माइल्स में कोई इंटरेस्ट मत लीजिए। इसके बाद अगला है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट से लिख दीजिए, बट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है ये मुझे अभी तो नहीं पता, पर ये एक प्रकार की लेंथ होती है। तो बस मैं तो बताऊंगा इट्स अ टाइप ऑफ लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। वही L1 T माइनस 1 और वही मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही करके कुछ उसकी यूनिट्स वेलोसिटी की भी आ जाएंगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। मुझे इसका सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और फिर ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर्स में नापते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग दीजिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज मतलब डेल्टा। एरर के लिए जो यूज करते थे ना, चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं। आप फिलहाल इसे खाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पर मैं इसे मैथमेटिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं, डेल्टा V बाय डेल्टा T लिखना चाहता हूँ। रेट का एक तो मतलब होता है हमेशा टाइम, RATE में T आ रहा है ना, तो रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज, किसी भी चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं। जैसे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो चेंज था, जिसको कि उस चैप्टर में एरर कहा जाता था, वो डेल्टा A था। नई वेलोसिटी माइनस पुरानी वेलोसिटी इज कॉल्ड अ चेंज इन वेलोसिटी एंड एनी चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेल्टा। तो वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकंड यूनिट लिखी मैंने, और सेकंड लिखी, ये सॉरी एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर m है, नीचे v2 है, ऊपर सॉरी लेंथ है। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन है L1 T माइनस 2। ये इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार देने वाले। एक्सेलरेशन के डायमेंशन या तो डिराइव करिए या रटिए, इसको रटने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत कम डायमेंशन में आपसे याद करने के लिए कहूंगा, बहुत कम। एक्सेलरेशन का सबसे अच्छा तो है फॉर्मूला ध्यान रखिए,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पहले से पता है, तो चेंज यानी डेल्टा वी और रेट मतलब टाइम से डिवाइड करिए। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम भी है सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो L1t-2 इसके डायमेंशंस हैं, इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करिए एक्सेलरेशन को। एक बात ध्यान दीजिए कि मैं ये एन में जल्दबाजी में मैंने इसको ऐसा एन लिख दिया था, ये गलती होती है। मीटर को मास, मीटर और मास एनालॉगस थोड़ी ना है। जो स्मॉल m है उसका डायमेंशन है L, वार्निंग लिख दीजिए। मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, mass is denoted by mass is denoted sometimes by small m and sometimes by capital M. मास को तो हम लोग पूरी फिजिक्स में कभी छोटा m लिखेंगे, कभी कैपिटल M लिखेंगे। मीटर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल m. मीटर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल m. And meter is a unit of length, not a unit of mass. Meter is a unit of length, not a unit of mass. So when writing dimensions, be very careful that small m will not be replaced by capital M. Dimensions में आप ध्यान रखिए, मीटर का डायमेंशन कैपिटल M नहीं है, मीटर का डायमेंशन L है। मीटर का डायमेंशन नहीं, मीटर की जो फिजिकल क्वांटिटी डिनोट की जाती है वो लेंथ ही जाती है। स्मॉल m के बदले हम कैपिटल M लिखने की टेंडेंसी रखते तो हैं, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। मीटर ये लेंथ का बेसिकली ये लेंथ का यहाँ पे L1t-2 है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको अभी तो भरोसा नहीं होगा, जब तक इसमें आपसे 4-5 बार गलतियां नहीं होंगी तब तक इसमें आपसे कभी भी गलती हो सकती है। अगर 4-5 बार गलतियां ना हो तो आपको टेंशन होनी चाहिए कि यार ये तो अभी रिस्क बनी हुई, और जहाँ 5वीं बार गलती हो गई तो आप बोल दो बल्ले बल्ले, अब ये गलती मुझसे नहीं होगी। उसके बिना हम कभी सीख ही नहीं सकते। तो शुरू में अगर आपके मार्क्स ना भी आ रहे हो पर आप गलती पकड़ पा रहे हो कि आपकी गलती कहाँ हुई है, तो आप अपने मार्क्स के लिए बॉदर मत करो। ट्राई टू एंजॉय दैट फील, दैट हैप्पीनेस कि यस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि गलती कहाँ हुई। शुरू में 4-5 टेस्ट में तो आप मार्क्स की बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना, हालांकि अभी सिलेबस ज्यादा नहीं है इसलिए मार्क्स दिख भी जाएंगे, आ जाएंगे, पर मार्क्स हम सिर्फ सारा जजमेंट मार्क्स से ही करते हैं। मार्क्स देखते ही साथ हम भी परेशान हो जाते हैं और हमारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। आप उसमें यही देखें कि आपने इसके बदौलत क्या सीखा, इस गलती के बदौलत आपने क्या सीखा। सवाल ही नहीं आता था आपको ऐसा तो शायद कम ही होता। अब जो लेवल है नीट का और जेईई मेन का, अब जो लेवल है उसमें ऐसा नहीं होगा कि सवाल आपको आता ही नहीं था। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते ही नहीं, बहुत रेयर, 1-2%, 5% मैक्सिमम। बाकी सब आपको आते रहेंगे, या तो टाइम की कमी पड़ेगी और या फिर सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने की टेंडेंसी रखनी है, कोशिश करनी है, और उसके लिए शुरू में गलती जब हो जाए तो खुश हो जाइए कि चलो अच्छा गलती हो गई, अगली बार शायद नहीं हो ये वाली गलती। तो चलिए वेलोसिटी के बारे में बातें हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, अब आया फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, m4m1 लिखिए। एक्सेलरेशन मैं चाहता हूं आप याद रखिए। अगर आपको एक्सेलरेशन याद है ना तो आपको फोर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एनीवे मैं फोर्स पे 5 स्टार दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन अगर याद है तो आपको फोर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको फोर्स का फॉर्मूला आता है ma। जो पोर्शन हम पढ़ के आए हैं पैरेलैक्स और एरर वेरर, वो इसकी तुलना में तो शायद काफी था ना। कायदे से तो मुझे भी ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए, वो कंफर्टेबल फील करें, पर मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो करना चाहता हूँ। दिक्कत आए तो आए, कभी तो आनी ही, पहले ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा।
टफ चीज पहले देख लें तो शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होते हैं हम लोग। इसकी यूनिट्स की भी बात करें, इसकी सीधेस्ट यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका नाम है डायन। फोर्स की सीधेस्ट यूनिट है डायन। डायन फोर्स लगा रही है आपके ऊपर। ये जो यूनिट है ना ग्राम, ये वाला, ये ऐसा मेरे ख्याल से इसको ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। आप सीधे इसकी यूनिट डायन ही बोलें। आप डायमेंशंस तो जरूर बोलें, एम ए भी इम्पोर्टेंट है, M1 L1 T माइनस टू तो भयंकर इम्पोर्टेंट है, शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डायमेंशंस जो मैं आपको याद करने को कहूंगा ना, उसमें मैं 5 स्टार शायद ही किसी और पे लगा, मैं सिर्फ फोर्स पे 5 स्टार देना चाहता और कहीं भी नहीं दूंगा। इसकी यूनिट जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई मास के लिए ग्राम आएगा, लेंथ के लिए सेंटीमीटर आएगा, टाइम के लिए सेकंड आएगा, तो यूनिट ठीक है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी, पर आप सीधे यूनिट डाइन कहते हैं, ऐसा ध्यान रखिए तो ज्यादा अच्छा है। और ऐसे ही लिख दीजिए एम के यूनिट ऑफ फोर्स। वो हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर एस माइनस 2, और उसका नाम है न्यूटन, नया तन। डायन फोर्स से तुम्हारे पीछे पड़ी, इट हैज सर्च्ड अ न्यू बॉडी, नया तन, आत्मा घुस गई किसी के बीच बॉडी में, नया तन। Some of these things sound idiotic, but anyway, याद तो हो ही जाती हैं कुछ तो भी। फोर्स की जो बढ़िया बड़ी वाली यूनिट है वो है न्यूटन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके डायमेंशंस M1 L1 T-2 जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर सको, शायद 100 बार तो करना, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार भी करने की आवश्यकता पड़े तो ये मत कहना कि यार ये पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया। हम लोगों के लिए फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। ऐसा लिख दीजिए, फोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटी इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फोर्स बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है मैकेनिक्स में, सो वी मस्ट रिमेंबर इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हम इसकी यूनिट्स को और डायमेंशंस को हमें जरूर याद रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इम्पल्स। पढ़ लेते हैं। इम्पल्स में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैकेनिक्स के चैप्टर में इम्पल्स अभी हम पढ़ेंगे। अभी मैं इम्पल्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, बस इतना ही लिख दीजिए, इट इज फोर्स इनटू टाइम। फॉर्मूला इसने खुद ही ने दिया हुआ है, उसको आप क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी ही हम चैप्टर नंबर 4 में मैकेनिक्स में इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं इम्पल्स को पहले से पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। फोर्स इनटू टाइम है तो बस ठीक है, जो भी आ रहा होगा आ जाएगा। M1 L1 T-2 into T L1 L1 T-1, ये इम्पल्स के डायमेंशंस हो गए। ये हैं तो इम्पोर्टेंट, पर अभी मैं इनको इतना ज्यादा असिमिलेट कर नहीं सकता जब तक ये मेरे किसी चैप्टर में प्रॉपरली ये आ ना जाए, है ना। हाँ, वर्क और एनर्जी आप हेडिंग दे दीजिए, वर्क पहले दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए वर्क, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, M1 L1 T-2 into L M1 L2 T-2, ये वर्क है। चलिए इसे भी हम 5 स्टार दे सकते हैं, इसे भी 5 स्टार दे सकते हैं। एक्सेलरेशन, फिर फोर्स और फिर वर्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट होगी ना, सीजीएस यूनिट, वो होगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 9 सेंटीमीटर भी होगी।
ये भी force Excuse है। me, sir. हाँ बोलिए। सर आपने वर्क का क्या लिखा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से लिखता हूँ। ओके सर। तो एक्स, डिस्प्लेसमेंट को आपको एस लिखना है तो एस लिख लीजिए। जो भी आपकी पहले से आदत है ना, दैट इज गुड इनफ। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एस से लिखना चाहते हैं तो आप एस से लिख लीजिए, नो इश्यूज एट ऑल। बट जो भी ये है, इसके डायमेंशन इज अ टाइप ऑफ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। तो वर्क के डायमेंशंस 5 स्टार वाले हैं। आप इन्हें दिन रात रिवाइज करते रहिए और थकिए मत पूरे 2 साल। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में क्या सर लास्ट लाइन पे क्या लिखा है आपने? बेटा मैंने बोला है कि इसकी यूनिट हो गई ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, और इसको डाइन इंटू सेंटीमीटर भी कहते हैं। या तो इससे भी बोल सकते हैं, इससे भी बोल सकते हैं। और ERG है। इसका नाम है अर्ग, ERG। ओके सर। जो वर्क है ना, उसकी सीजीएस यूनिट केवल अर्ग ध्यान रखो। हाँ, डाइन सेंटीमीटर भी इंपॉर्टेंट है। वर्क की सीजीएस यूनिट है डाइन सेंटीमीटर, और उसको अर्ग बोलते हैं किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। ERG, अर्ग, URGE, अर्ज जैसा है कुछ। वर्क करने की अर्ज होती है हम लोगों को, हमको कुछ बड़ा भयंकर रिजल्ट चाहिए तो बहुत मेहनत करने की अर्ज होती है कि कुछ करेंगे आपके बाद, खूब इच्छा होती है हम लोगों की। तो वर्क की जो सीजीएस यूनिट है वो अर्ग। और वर्क की SI यूनिट डायमेंशंस से ही निकालेंगे। यूनिट इज डिटरमाइंड बाय डायमेंशंस। kg, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, और F into x, F into s की होता है ये न्यूटन मीटर की होती है। और न्यूटन मीटर का नाम है जूल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वर्क की जो SI यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। F into फोर्स इतना फंडामेंटल है कि हम फोर्स के टर्म्स में ही बातें करें। अब मैकेनिक्स में हम ज्यादातर बातें फोर्स के टर्म्स में ही करेंगे। तो फोर्स न्यूटन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो न्यूटन मीटर का नाम है जूल। कुछ बड़ा आपको करना है जीवन में, कुछ बड़ा करना है तो बहुत वर्क करने की चूल होगी आप में, उसको मैं जूल कह रहा हूँ। देसी भाषा में बोले तो चूल, और ऐसा है फिर इंग्लिश में बोले थोड़ा तो अर्ज हो रही है। वर्क के लिए चूल चाहिए, जो बॉस करना है, आग लगानी है अपने को, तो बहुत बड़ी वो चाहिए, अंदर से बहुत बड़ी चूल उठनी चाहिए कि बॉस आग लगानी है अपने को, अंडर 100 मारना है, गेम्स में जाना है, कहीं कुछ बड़ा करना है। वर्क की यूनिट जो है फोर्स होता है डायन और न्यूटन। फोर्स होता है डायन और न्यूटन। नया तन हो जाता है आपका जब आप बहुत फोर्स से कोई काम करते हो। आप फोर्स से बहुत दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो नया तन मिल जाता है आपको। अगर एप्स डेवलप करने की डायन आपके दिल में जा गई और बहुत फोर्स लगा रहे हो आप और दौड़ रहे हो और जिम जा रहे हो, तो नया तन मिल जाएगा। फोर्स है डायन और न्यूटन, और वर्क है चूल, जूल और अर्क। बहुत कुछ बड़ा करना है तो बहुत बड़ी चूल होनी चाहिए। मैं जब आपको इनके रिलेशंस याद कराऊंगा ना, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, न्यूटन की और जूल और अर्क की, पर ये थोड़ा मैं और इसको आगे भी यूज करूँगा। जब ये वैल्यूज याद करवाऊंगा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं और 1 जूल में कितने अर्क होते हैं, तो भी मैं ये जूल और अर्ज वाली बातों की आपसे बातें करूँगा, वो हेल्प रहेगी। फिलहाल तो खैर आप सिर्फ डायमेंशंस पे ही ध्यान देना है। हमारे अपेंडिक्स A9 में सिर्फ डायमेंशंस है। यूनिट्स भी कर लें तो अच्छा है, नहीं तो हम कायदे से यूनिट कहाँ करेंगे, जब ये चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे बाद में।
ये सारे चैप्टर हमारे 11th के सिलेबस में ही हैं, शुरू के ही चैप्टर्स में हैं। जूल और अर्थ वगैरह भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अब आइए, अब इसके बाद हेडिंग दीजिए एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन लिख दीजिए, कैपेसिटी टू डू वर्क, जिसमें 11 घंटे पढ़ने की क्षमता है वो ज्यादा एनर्जी लगा सकता है। कुछ लोग 9 ही घंटे में थक जाते हैं। जो 9 घंटे में थक जाए, जो समझिएगा 8 घंटे में थक जाए या 6 घंटे में थक जाए, तो समझिएगा कि आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। और जो 11 घंटे के बाद भी ना थके, तो आप में भी हो सकता है एम्स की तैयारी कर रहे हैं। एनर्जी यानी मे बी कैपेसिटी टू डू वर्क। खैर हम उसकी डेफिनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। एनर्जी का फिलहाल केवल यह मतलब है, एक प्रकार से लिख दीजिए, हम तो डायमेंशंस में इंटरेस्टेड है, हम उसकी डेफिनेशन में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो आप तो लिख दीजिए कि एनी एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वर्क। जैसे डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, ऐसे एनर्जी इज अ टाइप ऑफ वर्क। तो लिख दीजिए एसआई यूनिट ऑफ एनी एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, whatsoever, SI unit of any kind of energy, heat energy, light energy, sound energy is joule। कोई सी भी एनर्जी हो, इसकी यूनिट जूल है और इसके डायमेंशंस है m1L2T-2। आप अपने शॉर्ट नोट्स में मेरे हिसाब से तो बस एक्सीलरेशन लिखिएगा L1T-2, फिर फोर्स लिखिएगा, मनी मन बोलेगा मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर वर्क लिखिएगा, मनी मन बोलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस इतना लिखिएगा। आपके शॉर्ट नोट्स में केवल ये डायमेंशंस आने चाहिए, बाकी शॉर्ट नोट्स में लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अपेंडिक्स A9 खोल लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, कॉपी में भी तो सब कुछ लिखा ही हुआ है। शॉर्ट नोट्स में केवल ये 3 जाएंगे ताकि हमारा फोकस बस इन पे ज्यादा रहेगा। इसके बाद ऐसे ही देखिए पावर। अब आपको पावर का कोई फॉर्मूला चाहिए पड़ेगा। पावर को बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, M1L2T-2 upon T, M1L2T-2 T-1, M1L2T-2 -2, वर्क के डायमेंशन ये है, मुझे रखे हुए हैं। ये टाइम है, T ऊपर गया तो T नीचे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, ऊपर जाके उसका पावर -1 हो गया। तो ये बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। पावर के डायमेंशन हो गए M1L2T-2। ये भी वैसे तो 4 स्टार वाला है। एक्सेलरेशन से सब रिलेटेड है, एक्सेलरेशन से पूरी सीरीज बन जाएगी। हम मास इनटू एक्सेलरेशन से फोर्स कहेंगे, फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क कहेंगे, फिर वर्क अपॉन टाइम से पावर कहेंगे। फिर भी मैं इसको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए नहीं कह रहा, मैं शॉर्ट नोट्स में सिर्फ 3 लिखने के लिए कह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन, फिर है फोर्स और फिर है वर्क। जो भी मेरी पुरानी क्लासें निकली हैं उनकी प्रॉपर रिकवरी आपको दी जाएगी, परंतु इस डिस्कशन का पिछले डिस्कशन से कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय इस बात के कि कहीं कहीं हम फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी का नाम यूज किया है हमने, बस वो हमने पहले भी पढ़ाया था। पर जो पावर्स वाली बात है या जो फॉर्मूले वाली बात है या जो यूनिट्स वाली बात है, उसका पिछली क्लासों से कोई ताल्लुक नहीं। सर पावर के डायमेंशंस लिखने हैं क्या अपने शॉर्ट नोट्स में? क्या पावर के डायमेंशन इम्पोर्टेंट है क्या? यार मैंने वैसे 4 स्टार उस पर लिखवाए तो हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर नहीं तो सर वर्क अपॉन टाइम याद कर लीजिए, बस डिराइव हो जाएगा 1 मिनट में। हाँ सर। मुझे तो एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क के अलावा कोई मैं किसी पे इम्पोर्टेंट नहीं लिखवाना चाहता, नहीं तो आपके एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पर। मैंने 4 स्टार दे तो दिए हैं, यद्यपि पावर पे भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पावर के भी कर पाए तो अच्छा है, पावर को भी ज्यादा बार रिवाइज कर लें। अब इसके बाद आ रहा है मोमेंटम। मोमेंटम आपने मैकेनिक्स में पहले कहीं पढ़ा होगा पुरानी क्लास में, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को स्मॉल p से लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, m1
और वेलोसिटी है L1t। अब इनकी तो यूनिट भी मैंने डिस्कस नहीं की, पावर की नहीं की, मोमेंटम की नहीं कर रहा यूनिट, सिर्फ मैं यूनिट और डायमेंशन इसके फोर्स और वर्क के खूब अच्छे से याद कर लो तुम लोग। पावर के भी छोड़ दिए मैंने, मोमेंटम को स्मॉल पी से लिखते हैं, डायमेंशंस आपके सामने है, यूनिट क्या होगी मैं लिख नहीं रहा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, और उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है ना, इसको बस यही लिख के छोड़ देते हैं kg मीटर सेकेंड इनवर्स, इसका अलग से कोई नाम नहीं। जैसे फोर्स का नाम था डाइन और न्यूटन, वो अच्छे से याद कीजिएगा, फोर्स की यूनिट है डाइन और न्यूटन, और वर्क की यूनिट है जूल और अर्क। और इसके बाद आपको लिखना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला शायद आपको आता हो, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, तो m1 L1 minus 2 upon L square, m1 L1 minus 2 minus 2, नीचे से L2 ऊपर चला गया, तो m1 L minus 1 minus। मैं प्रेशर में भी फिलहाल कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, आने तो आपको सारे ही चाहिए, पर ये चैप्टर सारे चैप्टर में पढ़ने भी तो हैं, तब सीख लेंगे। अभी अगर स्कूल एग्जाम के लिए करने हो तो कर लेना, वरना ज़्यादा टेंशन मत लेना, अपने आप धीरे धीरे हो ही जाएंगे। हाँ, प्रेशर की यूनिट में एक बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक्चुअली पास्कल कहते हैं। ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट पढ़ी थी, 1 bar is 10 to the power 5 पास्कल। वाइवा में तो आप ये पूछ सकते हैं, वाइवा जो होगा आपका संडे को, उसमें तो आप डायमेंशंस पूछ सकते हैं और कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन के स्टेप्स ही बताइएगा वाइवा में। वाइवा में तो आप सारे पूछ सकते हैं। स्ट्रेस भी वही होता है, नीट 2020 में डायमेंशंस पूछे गए थे डायरेक्ट, उसके स्ट्रेस के डायमेंशंस बता, खत्म, इतना सा एक सवाल, 4 नंबर। स्ट्रेस में अभी तो मैं लिखवा भी नहीं, मैं तो स्ट्रेन भी नहीं लिख पा रहा, मैं मॉड्यूलस भी नहीं लिख पा रहा, मैं सरफेस टेंशन भी नहीं, मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नहीं लिख पा रहा, मैं प्रेशर ग्रेडियंट भी नहीं लिख पा रहा, प्रेशर एनर्जी भी नहीं लिख पा रहा, विस्कोसिटी। हाँ, आप अगली हेडिंग दीजिए, अगला नंबर लिखिए एंगल। मैंने कुछ बीच में छोड़ दिए, जो मैंने छोड़ दिए वो आप भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको करना है तो कर लीजिए। हाँ, मैं ये वाले जो मैंने छोड़वा दीजिए, ये वाइवा में मत पूछिएगा। सर आप रिपीट कर देंगे अभी आपने जो बोला, वो मैं रिजॉइन हुआ अभी मैंने बहुत सारे बीच में छोड़वा दिए पावर प्रेशर के बाद, और मैं अब सीधे आ गया हूँ। एक पहले मैं बात बता दूं कि मोमेंटम भी पी है, पावर भी पी है, और प्रेशर भी पी है। तो मोमेंटम की बात चल रही है कि पावर की बात चल रही है कि प्रेशर की बात चल रही है, जरा ध्यान से देखना, वार्निंग लिख दीजिए। सिंबल ऑफ मोमेंटम पावर प्रेशर इज पी, सो बी केयरफुल। पावर भी पी है, मोमेंटम भी पी है, प्रेशर भी पी है, तो जरा संभलना। अब मैं सीधे 21 पे आ गया हूँ, मालूम, एंगल लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल के डायमेंशंस के लिए हमारे पास एंगल का पहले कोई फॉर्मूला चाहिए ना भाई, पता है क्या किसी को? रेडियन रेडियस वेरी गुड, ओके। हाँ, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। अब क्या बोलते हो, आर्क क्या है? क्या मैं आर्क को टाइप ऑफ लेंथ बोल सकता हूँ? यस सर, लेंथ ऑफ आर्क को मैं यार मीटर्स में एक्सप्रेस करता हूँ, वो लिख दीजिए Yes, बोथ। sir. तो आर्क इज अ टाइप ऑफ लेंथ एंड रेडियस इज आल्सो लेंथ।
रेडियस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ, ऐसा लिखा। सो बेसिकली ये लेंथ अपॉन लेंथ है, तो थीटा की इसमें डायरेक्शन है n0 n0 t, लेंथ लेंथ ऊपर नीचे कट जाएगा। एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल की यूनिट तो होती है डिग्री या रेडियन, ठीक है, यूनिट इसकी डिग्री है, एसआई यूनिट इसकी रेडियन है। डिग्री तो इसकी जनरल प्रैक्टिकल यूनिट है, हम ज्यादातर डिग्री में बात करते हैं। इसकी एसआई यूनिट है रेडियन। एंगल पे भी 5 स्टार, एंगल इज डायमेंशनलेस, इस बात पे 5 स्टार। इसमें इन सारे 0 0 0 के 5 स्टार दे रहा हूँ। एंगल डायमेंशनलेस है। इसके बाद एक लाइन लिख दीजिए कि 10 क्वांटिटी, a dimensionless quantity may have a unit, a dimensionless quantity may have a unit। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है, एंगल इसका उदाहरण है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, फिर भी हम इसे रेडियन में और डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। ये भी आगे लिख दीजिए, बट यूनिटलेस क्वांटिटी कैन नॉट हैव एनी डायमेंशन। जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसके कोई डायमेंशन नहीं हो सकते। यूनिटलेस क्वांटिटी कैन नॉट हैव एनी डायमेंशन। यूनिट होगी उसी को तो डायमेंशन में बदलेंगे। अब तुमको ऐसा लगेगा जरूर कि स्टेटमेंट बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, पर ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। मैं ना तो इसको अंडरलाइन करवा रहा हूँ, ना इस पे स्टार दे रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से मानेंगे नहीं, तो इसलिए आप चलिए खाली अंडरलाइन कर लीजिए, एक भी स्टार मत दीजिए, और ब्रैकेट में बोल दीजिए कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। हमारे एग्जाम इस टाइप की बातें हमसे पूछते ही नहीं है। पढ़ने में तो बड़ी अच्छी अपीलिंग लाइनें लग रही हैं कि यार कुछ सब्सटेंस है इन लाइनों में, कुछ मैटर है, कुछ बढ़िया बात कर रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं दिखेगा कि ऐसी किसी क्वांटिटी का नाम बताओ जिसके यूनिट हैं पर डायमेंशन नहीं है। या ये पूछेगा यूनिटलेस क्वांटिटी कैन हैव अ डायमेंशन, ट्रू या फॉल्स। ऐसा कोई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आपका मन नहीं मान रहा तो आप उसे पढ़ लीजिए, और ये आपको जरूर पता हो कि इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। और जिसमें मैथमेटिक्स नहीं है, या बहुत कोई जो कॉन्सेप्चुअल, ऐसी कोई कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जिस पे टीचर ने 5 स्टार नहीं लगवाए हैं, वो पेपर में नहीं आएगा भाई साहब। अभी आपको मेरे पे विश्वास नहीं आता तो अपनी जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। हमेशा अपने मन की सुनिए, अपने हिसाब से करिए, और अपने मन को शांत रखिए। आपका मन जब शांत होगा तभी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आपको ये करके ही शांति मिल रही है तो कर लीजिए। इम्पोर्टेंट नहीं है ये बताना मेरा फर्ज है। ऐसी लाइनें हमें लगता है कि काम की है, पर they are absolutely utterly useless। हेडिंग दे दीजिए इसके बाद, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर आपने क्या बोला अभी? हाँ सर क्या बोला आपने? हेडिंग दे दीजिए उसके बाद। हेडिंग का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मुझे अभी पढ़ाना नहीं चाहिए था। जब ये चैप्टर आएगा रोटेशन का तभी पढ़ाएंगे, या सर्कुलर मोशन का, उसको भी थीटा से लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एंगल। जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है ना, यहाँ से यहाँ, तो बोलते हैं यार इसमें 60 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसी कुछ बात होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक एंगल ही है, और इसलिए वो भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। यूनिटलेस तो नहीं है, it is dimensionless but not unitless। हाँ, इसके बाद हेडिंग है 22 में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा cos थीटा tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर ऑन बेस है, परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है और बेस भी एक लेंथ है, तो tan थीटा भी डायमेंशनलेस है।
जब थीटा डायमेंशनलेस है तो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी 4 स्टार। तन पे भारी, तुम तैयारी कर रहे हो नीट या जेई की, तो ये पड़ेगा तुम्हारे तन पे भारी। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने 10 खाली रिवाइज करवाया है, बाकी भी कर सकते हैं इस तरह से। या तो तुम मोटे हो जाओगे या पतले हो जाओगे, तन पे भारी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। चलिए ये भी लिख ही लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली इससे होते हैं ओमेगा से लिखते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ये एंगल अपॉन टाइम। पहले जब वेलोसिटी पढ़ते थे वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, तो ये शायद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा शायद, और इसलिए एंगल की तो डायमेंशन है नहीं, नीचे आ जाएगा टाइम, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे t माइनस एंगल अपॉन टाइम से इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। ये कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई बात नहीं। मैं तो अलाउ कर दूंगा वाइवा में पूछने का सब, वाइवा में तो मैं सब अलाउ कर दूंगा, जितनी लिस्ट है तो एक आध कटवा दिया तो ठीक है, स्टार वाले तो जरूर आने ही चाहिए, और बाकी भी अगर कर लें तो अच्छा है, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वाइवा में जब आएगा तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला आपने स्टार नहीं दिया था तो मैंने नहीं किया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताओगे तो मजा आएगा, और ऑफ कोर्स आप किताब खोल के अपने सामने रख ही सकते हैं, कौन चेक कर रहा है। और उसमें भी जो स्पीड पूर्ति की है या जो रिया की है, उस स्पीड पे जब आंसर आता है तो पता लगता है कि ये देख के नहीं बता रहा है, गोली से भी तेज इनका आंसर आता है। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी हमने लिख लिया ना, अब हेडिंग दे दीजिए अगला, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी है, बस रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, यूनिट ही इंपॉर्टेंट है शायद, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकंड। ये m0 l0 t0 अपॉन t2, ये t माइनस 2 एंगुलर एक्सेलरेशन के। हाँ सर आपने ये रेट ऑफ के बाद क्या लिखा है, ch? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ch, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। भाई उधर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करो, वो था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यस सर, वहाँ एक्सेलरेशन था डेल्टा v बाय डेल्टा t। सर एंगुलर वेलोसिटी में तो t की पावर -1 होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो t -1 वहाँ हो गया और नीचे t आ गया। हाँ मैंने वो लगता है कुछ गलत लिख दिया, अच्छा मैंने वहाँ से लिख दिया, चेंज कर देता हूँ, मैंने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया, रेडियन पर मैंने का कोई डायमेंशन नहीं है और सेकंड स्क्वायर पे, तो जो कह रहा है t -1 यहाँ आएगा और t1 यहाँ आएगा, तो t -1 और t1 ऊपर जाके t -2। नहीं सर, आपने वो न्यूमरेटर में t का पावर 0 लगा दिया है। मैंने, हाँ मैं मिटा देता हूँ, मैंने रेडियन से लगाया, वही मैंने समझाया ना, मैंने बाद यूनिट आने के बाद लगाया, रेडियन का मैंने t0 लिखा है और नीचे सेकंड स्क्वायर का फिर t2 लिख दिया, यूनिट पूरी निकालने के बाद मैंने डायमेंशन कैलकुलेट किए हैं। सर ये ओमेगा का सिंबल बना दीजिए एक बार अलग से प्लीज। कौन सा सिंबल? सर ये ओमेगा कुछ लिखा था आपने अभी थोड़े पहले, एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं अल्फा, ये है डेल्टा और ये w, w जैसा है ओमेगा। ओके सर, डेल्टा t, अब ये है रेडियन पर सेकंड, ये t -1 और ये t1, ये t -2, तो इसकी यूनिट में इंटरेस्ट ज्यादा है, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये याद कर लो और ये याद कर लो,
चाहो तो कर लो, नहीं तो ये चैप्टर हमारे पास बाद में और आएंगे, यस सर। इन पे मैं कोई स्टार दे नहीं रहा हूँ, कर पाओ तो अच्छा है। अभी आपके पास पढ़ने को कुछ ज्यादा है नहीं और जोश है बहुत ज्यादा, तो है तो कर लो, अब आपके पास ये मैटर है, करोगे तो बाद में फायदा मिलेगा, और नहीं करना तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कर लेंगे। हाँ अच्छा रहेगा। यस सर। किसने बोला कर लेंगे? सर पूर्ति। हाँ पूर्ति का तो भाई पूरी की पूरी, ये तो फायर है, तो पूरी बटालियन है, तो क्या तो पूरी है। क्या करते हैं तेरे पिताजी? सर फार्मर। मुझे तो लग रहा है कि पूरी बटालियन के मालिक है वो। सागर वालों की कौन सी बटालियन होती है? हाँ भाई ये पूर्ति जो है पूरे जोश की पूर्ति कर रही है पूरे बैच की, पूर्ति भंडार, जोश भंडार, तो अच्छा है, कर लेंगे। अब मैं ऐसे ही, जैसे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड अब बचा नहीं हूँ, वैसे तो इंपॉर्टेंट से मैं करा चुका हूँ। अगला लिखिए रेडियस ऑफ गायरेशन। अगला है पॉइंट सीरियल नंबर 25 में, रेडियस ऑफ गायरेशन, GYRATION, रेडियस ऑफ गायरेशन। मुझे ये तो नहीं पता कि भैया गायरेशन क्या होता है, पर मुझे इतना जरूर लिख दीजिए कि इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ रेडियस, इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ रेडियस, सो इट मस्ट हैव यूनिट्स ऑफ लेंथ, और वही हो रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन की यूनिट डायमेंशन है L1। ये तो एक अच्छी चीज सीखी हमने, हम इस पे स्टार नहीं दे रहे हैं, पर ये समझाया कि रेडियस ऑफ गायरेशन शायद एक रेडियस होगा, तो ये एक लेंथ होगा। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा रहा, एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा रहा, टॉर्क नहीं पढ़ा रहा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करूं, तो ये ऐसा कुछ आएगा तो है नहीं। हाँ वेवलेंथ लिख लो, अगला वेवलेंथ लिख लो, और वेवलेंथ में बोलो इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ लेंथ, ये भी मजेदार है। वेवलेंथ मस्ट बी अ लेंथ, इसलिए इसके डायमेंशन हो गए L1। फिर अगला है रेडिएशन प्रेशर, तो रेडिएशन प्रेशर को लिख दो, इट मस्ट हैव द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर जो है इट मस्ट हैव द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, तो क्या है वो मुझे नहीं मालूम, अभी फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लेंगे। मैं एनर्जी डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, अगली मैं बात कर रहा हूँ, लिखिए क्रिटिकल वेलोसिटी 36। क्रिटिकल वेलोसिटी बोल दीजिए इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ वेलोसिटी, m1 l-1, नहीं सॉरी L1 t-1। अगला है एस्केप वेलोसिटी, तो इट मस्ट आल्सो बी अ टाइप ऑफ वेलोसिटी, इट मस्ट आल्सो बी अ टाइप ऑफ वेलोसिटी। फिर 39, 40 और 41 हम एक साथ लिख रहे हैं, तो चलिए बस हेडिंग दे दीजिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो कोई लिख दीजिए एनी एनर्जी मस्ट हैव द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी हो, इसके डायमेंशंस एनर्जी के ही होंगे। m1 l2 t-2, और 42 में इसने दिया है एफिशिएंसी, अभी तो पूरा बहुत सारे और हैं, 79 तक की, तो 94 तक दिए भाई मियां ने, नहीं करेंगे हम। मैं ये लिखवा रहा हूँ कौन सा, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी जो है ना वो है, लिख दीजिए आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। एफिशिएंसी का ये मतलब होता है कि आपने कितना इनपुट लगाया और उसमें से आपको कितना आउटपुट मिला, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी। तब ऊपर भी एनर्जी है और नीचे भी एनर्जी है, तो एनर्जी भी कट गया, दोनों दोनों ऊपर नीचे, तो इट इज डायमेंशनलेस, एफिशिएंसी इज डायमेंशनलेस। फिर अब एक हेडिंग 52 वाला लिखिए, 52 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और बस इतना ही बोलिए इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन।
तो कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 52 में बोल रहा है और मैं कह रहा हूँ इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, तो बस L1 t minus 2। फिर मैं 74 लिख रहा हूँ, 74 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शायद आपने कभी पढ़ा हो। यस सर, लास्ट ईयर। Yes, sir. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, ये भी एक फॉर्मूला उसने दिया है। ये न्यूमरेटर में भी स्पीड और डिनोमिनेटर में स्पीड है, तो ये डायमेंशनलेस है। आपको साइन आई बाय साइन आर में पता होगा। अब साइन आई भी डायमेंशनलेस है और साइन आर भी डायमेंशनलेस है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सब डायमेंशनलेस है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमेंशनलेस है। है 85 पे आई है मास डिफेक्ट, 85 पे आई है मास डिफेक्ट और बोल दीजिए इट मस्ट बी अ मास। मास डिफेक्ट को तो शायद हम मास में ही एक्सप्रेस करेंगे, तो मास डिफेक्ट के डायमेंशन है m to the power 1। फिर 86 लिखिए बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बोल दीजिए इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ एनर्जी। इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ एनर्जी, सो बस m1 L2 t minus 2। और एक लास्ट 88 आखिरी लिख रहा हूं मैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो बस बोल दीजिए इट मस्ट बी अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस थे 1 अपॉन टाइम के। t-1 अपेंडिक्स A9 हमारा समाप्त हुआ। इसमें मैंने बहुत सारे छोड़ दिए हैं और 11th और 12th का जब कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो इसमें सारी चीजें अपने आप ही हमारे पढ़ाने में आ जाएंगी। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो छोड़ दें, मतलब ज्यादातर तो मैं यही चाहूंगा कि छोड़ दें, पर जिनका जोश इज हाई, जिनका जोश लेवल इज वेरी हाई, वे चाहे तो कर लें। अगर उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो जितने मैंने लिखवाए हैं उतने तो जरूर कर लीजिए, और जिन पे 5 स्टार लगवाए हैं उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। आपको कुछ पूछना है तो यू आर वेलकम। आपने लास्ट वाला कौन सा कराया था? हाँ, लास्ट वाला कौन सा था? लास्ट वाला पता नहीं क्या था, बताना कोई। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी RESONANT, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सीरियल नंबर बताना उसका। यस सर, मिल गया। 88 पे पढ़ाया है बेटा वो। नो सर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैंने कहा है कि भैया कुछ भी हो ये कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। यस और सर। फ्रीक्वेंसी को तो भी 1 अपॉन टाइम बोला ना। थोड़ी सी फास्ट जरूर हो गई क्लास, पर आप इसे, हो सकता है आपको पूरी क्लास समझ में ना आई हो, पर पढ़ो अच्छे से बैठ के उसको 2-3 बार। चाहिए तो वीडियो मांग लो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सुनो 2-3 बार, हो जाएगा। मैं सारी रिकॉर्डिंग्स तो आपके ग्रुप में नहीं भेजूंगा शुभ, आप जो जो मांगोगे वो भेजूंगा। शुभ अभी है कि चला गया? हूँ सर। ठीक है बेटा, ओके। चलिए दिन, गुड टाइम।